हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। जी हां, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जब कभी हम बात करते हैं हमारे आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन कोर्सेज के लिए या फिर एनटीएसी और ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर उस चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंट होने की बात करें, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए तो हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं उस चैप्टर को लेके, क्योंकि उसमें बेस्ड सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। यहां पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगती हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में ये कह सकते हैं इसके बाद कि हमें ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ चुका है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक में अब कोई डाउट नहीं बच जाता। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम इसके सेशन को, जहां पर इतना सब कुछ अगर हमें मिलने वाला है तो क्यों ना जल्दी से खत्म करें इसको। तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। शॉर्ट आंसर टाइप्स जो होंगे यहां पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो सिंगल या डबल कॉन्सेप्ट्स होंगे। जब हम थोड़े दीर्घ उत्तरीय पहुंचेंगे तो वहां पे और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाएंगे। सिंपल से फंडे होते हैं भाई, ऐसा कुछ भी लेंदी टाइप कुछ भी नहीं होता इसमें सब कुछ टू द पॉइंट चलता है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारे पास 9 बल तथा गति के नियम। शुरू कर लेते हैं हम इसके सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या जो 8 तक था, 1 से 8 वो एमसीक्यूज थे। 9th नंबर क्वेश्चन से हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि आपके पास एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने समान आकृति तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं। इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? अब जड़त्व की जब हम बात करते हैं तो जड़त्व किसके ऊपर बेस्ड होता है भाई? तो जड़त्व जो है ये मास की प्रॉपर्टी है, ये द्रव्यमान के ऊपर आधारित होता है, और जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसी चीज को हम कहते हैं जड़त्व। जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में, मैं फोर्स लगा के उसको गत्यावस्था में लाना चाहता हूं, मतलब उसको स्थिर अवस्था से गत्यावस्था में ले जाने, यानी उसकी अवस्था चेंज करना चाहता हूं, तो वो मुझे विरोध करता है, और उसके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है यही उसके जड़त्व है। सिमिलरली अगर वो वस्तु चल रहा होता तो उसकी टेंडेंसी क्या है भाई? चलना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस पर एक अतिरिक्त बल लगा के चाह रहा हूं कि उसको रोक दूं, उसको चलने ना दूं। तो मैं अगर उसके ऊपर अतिरिक्त बल लगा के उसको रोकने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब फिर से मैं उसको गत्यावस्था से विरामावस्था में लाना चाह रहा हूं, मोशन से उसको रेस्ट में लेना चाह रहा हूं, तो भाई मुझे उसकी अवस्था चेंज करनी पड़ रही है, और वो पिंड इस चेंज का करता है विरोध। इसी को हम कहते हैं भाई जड़त्व। तो यहां पे हमारे पास जो 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, एक एल्यूमिनियम था, एक स्टील और लकड़ी, तीनों के डायमेंशन फिक्स है, क्योंकि इन्होंने कह दिया ना समान आयतन और आकृति भी सेम टाइप की। ठीक है, मतलब आकृति भी सेम हो गई, आयतन भी समान हो गया, तो तीनों में ही किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? एक छोटी सी बात और करते चलो। समान आकृति कहने से तात्पर्य सिंपली इतना सा है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कहना चाहें, स्टील की जो बॉल ली है वो गोल ले ली, एल्यूमिनियम की जो ली है वो बेलनाकार ले ली, और लकड़ी था उसको मैंने ले लिया चौकोर बॉक्स, तो आप पाएंगे कि भैया वो लकड़ी वाला बॉक्स चलाना ज्यादा मुश्किल हो रहा था और स्टील वाली बॉल इजीली लुढ़क गई। मतलब उसमें स्थान परिवर्तन जल्दी हो गया, उसने अपनी स्थिति परिवर्तन जल्दी कर लिया। इसीलिए एक चीज फिक्स किया कि आकृति सेम है। अगर बॉल है तो तीनों बॉल होंगे, अगर सिलेंडर है तो तीनों सिलेंडर होंगे, अगर डिस्क है तो तीनों डिस्क होंगे भाई। मतलब आकृति सेम होगी एंड उसका आयतन भी सेम हो गया। मतलब आकृति ऐसा भी नहीं कि भाई स्टील है तो उसकी बड़ी बॉल हो गई और लकड़ी है तो उसकी छोटी सी बॉल हो गई, ऐसा कुछ नहीं। आयतन भी सेम हो गई और आकृति भी अगर सेम हो गई तब। जड़त्व की बात कर रहे हैं सबसे अधिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जड़त्व किसके ऊपर बेस्ड है भाई? उसके द्रव्यमान, उसके मास के ऊपर। अब जड़त्व किसका ज्यादा होगा आप खुद से सोचिए। स्टील है,
एक एल्यूमिनियम है और एक है हमारे पास भाई लकड़ी। तो लकड़ी, आप ऐसा समझिए, द्रव्यमान को समझना है थोड़ा सा और आसान करता हूं मैं इसको समझना, फिजिकल वर्ल्ड में कैसे समझेंगे। जो पोरस है, जिसमें खाली जगह है, गैप्स अवेलेबल है, वो हल्की भी महसूस होती है और उसका द्रव्यमान क्या होगा भाई, कम होगा। जैसे लकड़ी की मैं बात करूं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें हवा भर सकते हैं भाई, वो उसका द्रव्यमान सबसे कम हो गया। अब मैं बात करता हूं स्टील और एल्यूमिनियम की, तो एक बात समझेंगे हम, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये शुद्ध है और स्टील की बात करूंगा तो ये अशुद्ध है। अब कहेंगे अशुद्धि मतलब क्या भाई, तो मैं कई बार को, मैं क्या मतलब, हमारे पूरे सिस्टम में इस तरीके की चीजें यूटिलाइज की जाती है कि किसी वस्तु की, किसी तत्व की कह लूं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी हो, उसका उपयोग बढ़ाना हो, तो उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है, उसको मिक्स कर दिया जाता है, उसको एलॉय बना दी जाती है, उसको मिश्र धातु बना दी जाती है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे स्टील क्या था भाई, लोहा था, लोहा को कार्बन के साथ में रख करके हम बनाते हैं क्या, स्टील। कारण लोहा क्या होता है भाई, जैसे ही मॉइस्चर मिलता है, आपको पता है उसमें जंग लगने लगता है, रस्टिंग होती है और खराब हो जाता है, तो उसको हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, हमने उसको स्टील बना दिया। स्टील बनाया मतलब उसमें इंप्यूरिटी मिक्स करी ना, तो इंप्यूरिटी मिक्स, एक बात समझिए, एक कोई चीज है, उसका अपना आयतन, उसका सब कुछ अपना फिक्स है, मतलब उसके जो क्रिस्टल्स, स्ट्रक्चर्स जो थे, जो एटम्स थे, उसके नंबर ऑफ एटम्स फिक्स थे, उसमें मैंने जबरदस्ती में अशुद्धि मिला दी। वो जो रिएक्टिव था, उसको रिएक्टिव खत्म करने के लिए मैंने उसमें अशुद्धि मिला दी, तो उसकी घनत्व तो बढ़ गई ना, डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है वो बढ़ गया। तो मतलब जितने एलॉयज होते वो कंप्लीटली, या ऐसा कह ले कंपैरेटिवली, वो उसके जो धात्विक गुण होते हैं, जो तत्व होता है, उससे ज्यादा द्रव्यमान कंसीडर करते हैं, ज्यादा मास होता है। तो यहां पे स्टील और एल्यूमिनियम में कौन है भाई, तो हमने अभी बात करी कि स्टील जो है ये मिश्र धातु के तरीके से यूज होता है, और जो एल्यूमिनियम है ये प्योर है। तो मतलब अगर ऑर्डर वाइज में बनाऊं द्रव्यमान कम से ज्यादा की तरफ, तो सबसे कम जो द्रव्यमान है वो किसका है भाई, सबसे जो कम द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है लकड़ी का। इससे जो ज्यादा द्रव्यमान है वो है एल्यूमिनियम। अगर मैं और आगे बात करूं तो भाई इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो इससे ज्यादा जो है वो है स्टील। अब स्टील इससे भी ज्यादा हो गया, तो भाई एक बात आई समझ कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा, ये किसका ऑर्डर है भाई, द्रव्यमान का, स्टील का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो है ये ज्यादा हो गया। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब समझ में आता है कि इसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा होगा भाई। आइए एक बार आंसर रीड करते हैं। तो आंसर कह रहा है स्टील, क्या है आंसर, सबसे अधिक किसका है, स्टील का। चूंकि द्रव्यमान जड़त्व की माप है, द्रव्यमान क्या है भाई, जड़त्व का ही मेजर है। समान आकृति एवं समान आकृति एवं माप के ठोसों में जिस ठोस का द्रव्यमान अन्य ठोसों से अधिक है, उसी का जड़त्व अधिकतम होगा। मैंने क्या बताया, यह द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका मिला मुझे, स्टील का। तो स्टील का द्रव्यमान ज्यादा मतलब जड़त्व इसका ज्यादा हुआ। चूंकि स्टील का घनत्व अधिकतम है, अतः स्टील के ठोस का द्रव्यमान भी अधिकतम होने के कारण इसका जड़त्व अधिकतम है। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसका घनत्व क्यों ज्यादा है भाई। तो इस ठोस का घनत्व ज्यादा होने का मुख्य कारण यह था कि ये एक तरीके से एलॉय है, इसमें इंटरमिक्सिंग की गई है, इस वजह से। तो आंसर मिल चुका है मुझे। इसका आंसर है भाई कि लकड़ी जो है वो सबसे कम द्रव्यमान था, इसका जड़त्व सबसे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम का जड़त्व, और सबसे ज्यादा जड़त्व जो है वो स्टील का है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इसकी जरा बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा है कि विभिन्न पदार्थों, जैसे कि दो कंडीशन दी है, रबड़ तथा लोहे की बनी दो समान साइज की बॉल। ये दो बॉल दिख रही है, दोनों की साइज कैसा भाई, समान है। एक रबड़ की बनी है और एक जो बनी है वो लोहे की बनी है। ठीक है, एक है भाई हमारा रबड़ और दूसरा लोहा। तो यहां पर ये हमारा भाई लोहा है और ये नीचे जो है ये रबड़ है। इन दोनों बॉलों की अगर बात करें तो किसी गतिमान रेलगाड़ी के चिकने फर्श पे, मतलब ट्रेन चल रही है उसके फर्श पे रख दिए। चिकना कहने का मतलब जहां पे घर्षण न्यूनतम हो। चिकना फर्श का मतलब क्या हो जाता है भाई, घर्षण बल जो अवरोध करेगा चलने में वो न्यूनतम हो जाए। रेलगाड़ी को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाए गए।
अब रेलगाड़ी में रखी थी, रेलगाड़ी चल रही थी, इसका मतलब भाई तो अब क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। तो जब ब्रेक लगाया गया तो क्या बॉल लुढ़कना आरंभ करेगी? यदि ऐसा हो तो किस दिशा में लुढ़केगी? क्या ये समान गति से चलेंगे? अपने उत्तर के कारण लिखिए। तो एक बात समझते भाई, ब्रेक लगेगा तो ये चलना शुरू करेंगे, ये दोनों ही बॉल चलना शुरू कर देंगी। क्यों चलेंगे भाई? क्योंकि जब ट्रेन गति कर रहा था उसके साथ में ये बॉल को रखा गया था ट्रेन के फर्श पे, तो ये बॉल भी ट्रेन के साथ में गति कर रहे थे। अब अचानक से ट्रेन तो रुक गई, लेकिन ये बॉल्स की क्या टेंडेंसी है? तो ये बॉल्स तो गति कर रहे थे, वो गत्यावस्था में ही रहेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो पिंड जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता, वो बदलना नहीं चाहता अपनी स्थिति। तो ये गत्यावस्था में, तो ये चाह रहे हैं कि हम गत्यावस्था में ही रहें, रुकें क्यों भाई? तो ये अपने आप को गत्यावस्था में ही रखने के लिए क्या हो जाएंगे? तो ट्रेन ने ब्रेक लगाई, ट्रेन रुक गई, लेकिन ये बॉल लुढ़कना शुरू हो गए। क्योंकि ट्रेन रुकी है, बॉल अभी भी गतिज ऊर्जा है उसके पास, वो गति करेगी, तो वो लुढ़कना शुरू हो गए। और किस दिशा में लुढ़केंगे भाई? तो जिस दिशा में ट्रेन पहले चल रही थी उसी दिशा में। ऐसा यहां पे मैं एक फर्श जैसा बनाता हूं, इस फर्श के ऊपर मैंने एक रख दिया है बॉल। अब ये फर्श भी इधर चल रहा था और बॉल भी इधर ही चल रही थी, साथ साथ चल रहे थे। अब अचानक से क्या किया, तो इस फर्श मतलब यही रेलगाड़ी, इसको रोक दिया। रोकना मतलब इसको किधर त्वरित करा दिया भाई? पीछे की तरफ त्वरित कराया। लेकिन इस बॉल में त्वरण अभी भी किधर की तरफ है भाई? वो आगे की तरफ ही बढ़ेगी। तो ये फर्श तो रुक गया, लेकिन बॉल लुढ़क के आगे पहुंच गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये दोनों आगे बढ़ गए, बॉल किस दिशा में बढ़ गए भाई? देखिए, पहले जिस दिशा में ट्रेन चल रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर एक सवाल यह है कि क्या समान चाल से गति करेंगे? तो भाई ये दोनों समान चाल से गति नहीं करेंगे। और रीजन क्या है भाई? तो रीजन ये है कि इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। जो भारी है उसका द्रव्यमान अलग है, उसमें जड़त्व ज्यादा उत्पन्न है। ठीक है, और अगर छोटा मतलब ये रबड़ है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, कंपैरेटिवली हल्का होगा, द्रव्यमान कम होगा, तो इसका जड़त्व कैसा होगा भाई? इसका जड़त्व कम होगा। तो अपने जड़त्व के अकॉर्डिंगली ये लुढ़कना शुरू करेंगे, मतलब दोनों का जो वेग होगा वो अलग हो जाएगा भाई। ठीक है ना? इसमें अगर हम बात करते हैं, ये भारी है और ये है हल्का, तो भैया अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंगली ये लुढ़कना शुरू करेंगे और लुढ़केंगे। ठीक है, तो जरा एक बात कर लें, तो भाई आंसर यही कहता है कि हाँ, गेंद उसी दिशा में लुढ़कना प्रारंभ कर देगी जिस दिशा में रेलगाड़ी गति कर रही थी। यही बात किया हम लोगों ने भाई। आगे, ब्रेक का अनुप्रयोग करने के कारण रेलगाड़ी विराम में आ जाती है, परंतु जड़त्व के कारण दोनों गेंद गति का प्रयास करती रहती हैं। गतिज अवस्था में थी, वो गतिज ही रहना चाहेंगी भाई, वो क्यों रुक रही? अतः ये लुढ़कना आरंभ कर देंगे भाई। गति में रहना चाह रही है तो आरंभ कर देंगे लुढ़कना। चूंकि दोनों गेंदों का द्रव्यमान समान नहीं है, अतः दोनों गेंदों पर जड़त्वीय बल का मान भी समान नहीं होगा। अतः गेंदें विभिन्न चालों से गति करेंगी। ये दोनों जो बॉल होंगी वो अलग अलग वेलोसिटी से चलना शुरू कर देंगे। जो भारी है उसके ऊपर जो जड़त्वीय बल का मान होगा ज्यादा होगा, जो हल्का है उस पर जड़त्वीय बल का मान कम होगा। किंतु इसके साथ साथ ही एक संवेग का कॉन्सेप्ट आता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसके अकॉर्डिंग, उसी संवेग संरक्षण के अकॉर्डिंग वो बॉल आगे की तरफ लुढ़केगी और रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। चूंकि मुझे पता है चिकने फर्श में तो फ्रिक्शन कम किया, खत्म तो नहीं किया ना, घर्षण कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो थोड़ी देर चल करके रुक जाएंगे। लेकिन चूंकि हमें यहां तक सवाल नहीं पूछा गया था, हमें जहां तक पूछा गया था वहां तक हमने आंसर कवर कर लिए। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और आप चाहें तो इन आंसर्स को स्क्रीनशॉट के फॉर्म में रख सकते हैं जहां से आप नोट्स प्रिपेयर कर पाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे कह रहे हैं कि दो सर्वसम गोलियों में एक को हल्की राइफल से तथा दूसरी को भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है। मतलब बल सेम लगा रहा है और दोनों गोलियां भी कैसी हैं भाई? दोनों गोलियां भी सेम है। गोलियां सर्वसम है, मतलब गोलियां भी सेम हो गई, और यहां पे जो बल लगाया गया ये भी कैसा हो गया? समान हो गया। लेकिन यहां पे हल्के राइफल से दागा गया, एक को भारी से। तो कह रहे कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी और क्यों? तो चलिए हम एक बात करते हैं, हम पढ़ते थोड़ा सा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कुछ ऐसी बातें थी भाई,
जहां पे कहा जाता था कि मान लीजिए ये गन है ना, ये हो गया गन। अब भाई इस गन से हमने क्या किया, एक बुलेट को फायर किया। तो जब बुलेट इस सतह को छोड़ के आगे बढ़ रहा होगा, जिस भी क्षण ये बुलेट क्या हुआ भाई, इस सतह को छोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा, तो उस समय इस लोकेशन पे मैं बात करना चाहूंगा। तो इस लोकेशन पे एक बल आगे की तरफ लग रहा और एक बल पीछे की तरफ लग रहा। ठीक है, मतलब क्या है, मैं इसको बुलेट लिख लेता हूं और ये है मेरा गन। तो बुलेट के ऊपर गन ने फोर्स लगाया, गन ने किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, तो जी भी लिख लिया। और एफ बी जी यहां पर भी लिखना पड़ेगा मुझे कि बुलेट ने भी तो गन के ऊपर फोर्स लगाया ना भाई। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब जितना गन ने बुलेट के ऊपर बल लगा, बुलेट ने भी गन के ऊपर उतना ही बल लगाया भाई। मतलब ऐसा कह लूं कि यहां पर फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन गन इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट। लेकिन एक छोटी सी बात, वो बात ये कि यहां पर एक नकारात्मक, एक नेगेटिव साइन रखेंगे। वो नेगेटिव साइन इस बात का द्योतक है कि भाई एक पॉजिटिव, मतलब एक राइट हैंड साइड में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। नेगेटिव साइन बता रहा है विपरीत दिशा में होना। तो एक बात समझ में आ गई कि भैया इस पे फोर्स लगाया, वो आगे गया, जो गन है वो पीछे की तरफ आ रही है। तो चूंकि मुझे पता है ये जो बल होता है, आरोपित बल भाई न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार तो ये होता है mv अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग की दर। तो ये संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है भाई, तो ये इसको मैं और आगे लिख लेता हूं, ये है संवेग बटा में समय। अल्टीमेटली ये संवेग परिवर्तन है, संवेग परिवर्तन बटा में समय। तो अगर यहां पे मैं संवेग परिवर्तन बटा में समय की बात करूं, तो देखिए संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है यहां पे, और संवेग में परिवर्तन होगा यहां पर भी। ठीक, मतलब ये दोनों संवेग कैसे होने चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए। अब मैं इधर वाले को मान लेता हूं ये बुलेट का संवेग है, ठीक है, और ये जो है संवेग किसका है भाई, ये गन का संवेग है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं एक सेकेंड के लिए, इसको मैं अगर लिख लेता हूं कि ये गन का है तो इसमें जी लगा देता हूं। mv मतलब संवेग, मास इंटू वेलोसिटी मतलब संवेग। जी लिखने का मतलब गन के लिए लिख रहा हूं। और इधर मैं लिखूंगा अगर, तो मैं लिख देता हूं mb और इसके बाद vb, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन टाइम। अब एक बात समझेंगे, क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा कि फोर्स तो बराबर लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो बहुत ज्यादा होगी। यहां पे ये जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत तीव्र गति से बुलेट चलता है ना भाई। तो इसके केस में जो मास ऑफ बुलेट होता है वो कैसा होता है, कम होता है। अब भाई मेरे पास 10 संवेग को 10 करना है, यही चीज लिख रहा हूं, मेरे को कितना करना है 10। तो यहां पे है मेरे पास m1v1, इधर मैं लिख लेता हूं मैं m2v2। तो मान लीजिए इस 10 को पूरा करने के लिए मेरे पास तो एक ये तरीका है और एक ये भी तरीका। दोनों में क्या समझ में है, अगर मास है उसका मान लीजिए 10 kg, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ 1। और अगर मास उसका 1 kg हुआ तो उसकी वेलोसिटी होगी 10। नॉट ओनली दिस, वी कैन रिटर्न एज 5 into 2 which is equals to 2 into 5। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसकी वेलोसिटी देखिए कम है, और जिसका द्रव्यमान कम है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, उसका वेग ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बुलेट कैसा है, बुलेट हल्का है ना, इसका द्रव्यमान कैसा होगा, कम होगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक विपरीत इसी चीज को हैंडल करना है कैसे भाई, तो इसी के जो दूसरा जो फोर्स है, जो ऑपोजिट फोर्स इसके वजह से लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे शोल्डर पे गन को रख करके ऐसा हैंडल की जाती है। इसको कहते हैं बुलेट का, ये सॉरी गन का बट। इस बट को कहां लगाते हैं, शोल्डर पे। क्यों लगाते हैं शोल्डर पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो जर्क प्रोड्यूस होता है, मतलब झटके से जो फोर्स आता है उसको ये हैंडल कर सकता है। अब भाई आपने क्या किया, आपने यहां पे जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग कह दिया कि भाई mg को छोटा कर दीजिए, मतलब मास ऑफ गन कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। तो यहां पे आपको पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब वेलोसिटी ऑफ गन बढ़ी तो कंधे को चोट लगेगा ना भाई ज्यादा। और ठीक इसके विपरीत, अगर मैंने ठीक इसके विपरीत एक काम किया, मैंने कह दिया कि मास ऑफ द गन बढ़ा दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ द गन क्या हो जाएगा, कम। भारी बंदूक होगी तो भाई उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ जो झटका देगी वो कैसा होगा, कम होगा। ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। जबकि बुलेट जितनी हल्की होगी उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो आंसर मिल गया होगा आई थिंक कि यहां पर क्या है भाई आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक हल्की और एक भारी बंदूक से, एक हल्की बंदूक थी और एक भारी बंदूक थी, जिससे कि सेम बुलेट में कोई चेंज नहीं है, समान बुलेट है, देखिए सर्वसम गोलियां हैं। तो एक को हल्की राइफल द्वारा तथा दूसरे को किसी भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है, कौन सी राइफल कंधे पर अधिक प्रभाव डालेगी। तो भाई ये जो पर्पल से बनाया था, जिसका मास कम होगा, जो हल्का होगा वो कंधे पर ज्यादा प्रभाव डालेगी। मतलब यहां पर लिख सकते हैं हल्की राइफल ज्यादा प्रभाव डालेगी। भाई क्यों डालेगी, हल्का है ना, उसको इस संवेग को क्या करना है, बराबर करना है। उस संवेग को बराबर करने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। चूंकि उसके पास द्रव्यमान है नहीं तो वो वेलोसिटी से ही तो बैलेंस करेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हल्की राइफल द्वारा कंधे पर अधिक आघात लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, जिसे न्यूटन के गति के नियमों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये रहे भाई हमारे न्यूटन के नियम, जिसके द्वारा हमने स्पष्ट किया। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जो फोर्स आया उसको मैं लिखूं तो सेकेंड लॉ कहता है भाई कि F इक्वल्स टू होता है संवेग परिवर्तन का दर mv/t। ठीक है, समान बल लगाने की बात कर ही रहे थे वो, क्योंकि लगेगा भी तो समान। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम 12th क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्वेश्चन ये है भाई कि किसी घोड़ा गाड़ी को नियत चाल से चलाने के लिए घोड़ों को निरंतर बल लगाना होता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। एक बात समझिए, जैसे आपके दिमाग में बात आती है कि भाई ऐसा कहा था न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार या जड़त्व के अनुसार कि अगर एक वस्तु, आएंगे हम इसके आंसर पे भी, अगर एक वस्तु है जो कि एक बल के द्वारा, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर F बल लगाया हुआ है, जिसके कारण ये एक समान वेग से चल रही है। ये क्या होगी भाई, ये एक समान वेग से गति कर रही है। तो एक समान वेग से गति कर रही है, तो इसका तात्पर्य तो ये होता है कि जो वस्तु गत्यावस्था में वो गत्यावस्था में ही रहेगी। मुझे अब इसके ऊपर क्यों फोर्स लगाना, ये तो गति करे ना, चलती चली जाए। ये जो है पिंड, इसको तो गति करना चाहिए, इसको चलते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ कुछ ऐसा यहां पर कि इसके ऊपर जो हमने बल लगाया जिसके कारण ये गति कर रही थी, इस बॉल के या इस पहिए के और नीचे जो रोड है इसके बीच में एक काम करता है बल, जिसको कहते हैं हम घर्षण बल। अब घर्षण बल किधर काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारा फोर्स था वो किधर काम कर रहा था, राइट हैंड साइड में। ये दोनों फोर्सेस को अगर एक पॉइंट पे मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये अप्लाइड फोर्स है, ए लिख देता हूं, और ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, एफएस लिख देता हूं। ये मेरा फोर्स अप्लाइड है जो लगाया गया बल, और ये फ्रिक्शनल, ये पीछे की तरफ। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरे लगाए गए फोर्स में से हर क्षण Fa माइनस Fs ये कम होता जा रहा है। ये कम होगा तो ये बॉल थोड़ी दूर बाद जाकर के क्या हो जाएगी, लुढ़कते लुढ़कते रुक जाएगी। आप एक बॉल को एक साइड से लुढ़का के छोड़ दीजिए, वो थोड़ी दूरी बाद जाकर के रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि हर क्षण उसमें से Fs बल काम कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। जिस सतह पे वो लुढ़क रहा था, ये सतह जहां पे टच में है, इस सतह पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है भाई। तो ये इसको रोकने का काम कर रहा था। तो मुझे अगर इसको एक समान वेग से चलाना है तो ये जो Fs मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है, इसी Fs फोर्स के बराबर मुझे आगे की तरफ एक त्वरित फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसका बल का मान कितना होगा भाई, तो वो Fs के बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल्स टू कि भाई ये टर्म जो है ये किसके बराबर हो जाए, Fs के बराबर लगा दूं, तो ये लगाया गया मेरा जो बल होगा ये मैं संतुलित करना चाहता हूं, जो घर्षण बल है उसको। अगर इस घर्षण बल को मैं संतुलित करते रहा तो ये बॉल मेरे एक समान वेग से चलते रहेगा। भाई जितना घर्षण बल ने कम किया उतना मैंने लगा दिया, तो बात बराबर होगी, कैंसिल हो गई। तो इसलिए
यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली कि भाई घोड़े को निरंतर बल क्यों लगाना होता है, नहीं लगाना चाहिए, वो चल रही है तो लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घोड़े द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल को संतुलित करता है। मैंने क्या बोला, जो आप यहां पे एक्स्ट्रा ये जो फोर्स लगा रहे हो ये किसके लिए लगा रहे हो कि ये जो पीछे की तरफ घर्षण बल लग के कम हो रहा था उसको मैं बैलेंस कर दूं। अगर जितना कम हुआ उतना मैंने फोर्स लगा दिया तो सेम फोर्स रहा भाई, वो एक समान वेग से चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहां पे कह रहे हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई गेंद आरंभिक वेग v से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है। उसकी चाल निरंतर शून्य होने तक घटती जाती है। इसके पश्चात गेंद नीचे गिरने लगती है, ठीक है ना। ऊपर अगर मान लीजिए हमने किसी बॉल को फेंका तो ये देखिए बॉल तो ऊपर जाएगी, लेकिन एक हाइट पे जाने के बाद ये क्या हो जाती है भाई, इसकी वेलोसिटी निरंतर कम होती है और जैसे ही ये फाइनल लोकेशन पे यहां पे पहुंचता है बॉल, इस फाइनल लोकेशन पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। किंतु आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके पश्चात गेंद नीचे गिरने लगती है तथा पृथ्वी पर गिरने से पूर्व वह पुनः v चाल प्राप्त कर लेती। मतलब अगर ये पृथ्वी से इसको नीचे से और मैं प्लॉट करूं तो मैं यहीं पे बनाऊं तो यहां से अगर ये v वेलोसिटी से चलना शुरू हुई थी तो वापस आकर के भी उसने v वेलोसिटी कंसीडर के लिए, जितने से जा रही थी उतने से लुढ़केगी। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई, जितने का फोर्स या कहूं मैं जितने की वेलोसिटी लेकर के ये जमीन से उठेगी बॉल, वापस गिरते समय भी उतनी की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, जो कि ऐसे ऊपर जाते जाते कम हुई थी, लेकिन उसी रेट से, जिस रेट से ऊपर जाते हुए कम हुई है उसी रेट से नीचे आते हुए बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर काम कौन कर रहा होता है भाई, इसके ऊपर काम कर रहा होता है गुरुत्वीय त्वरण जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इससे यह ध्वनित होता है कि गेंद के आरंभिक तथा अंतिम संवेग परिमाण में समान है। यानी ये प्रारंभिक और अंतिम संवेग कैसे हो गए, समान। देखिए ना, बॉल जो थी वो m द्रव्यमान का था, मैंने कहा जो वेलोसिटी ऊपर जाते समय थी वही वेलोसिटी नीचे आते समय, संवेग क्या होता है भाई, mv, समान ही है, ठीक है। तथापि यह संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण नहीं है। बावजूद इसके ये क्या है भाई, ये संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण नहीं है। ऐसा क्यों है? तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उसको एक बार हम गौर से देखें तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को हमने उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं, दोनों के बीच में टकराव हो गई, तो दो वस्तुओं के बीच में जब टकराव होती है तो पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का कुल संवेग टकराने से पूर्व और उनका कुल संवेग टकराने के बाद हमेशा कांस्टेंट रहता है, जहां पर घर्षण का मान कैसा हो भाई, घर्षण का मान न्यूनतम हो, या कहें तो घर्षण का मान शून्य हो जाए। क्यों घर्षण का मान कहते हैं वहां पे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अतिरिक्त बल कुछ ना लगे। मतलब जैसे हम यहां पे समझते हैं कि एक पिंड A है और एक पिंड B है, इन दोनों में भाई टक्कर हो गया, तो इनके टक्कर के पश्चात ये दोनों पिंड एक साथ ज्वाइन हो गए और इसके बाद क्या होता है भाई, तो ये पिंड मान लेता हूं इधर चला गया और ये पिंड इधर चलने लग गया। मतलब A और B क्या हो गया, ये विपरीत दिशा में चलने लगे। तब वहां पे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार की, इसकी मान लीजिए u1 और इसकी वेलोसिटी u2 हो, इसका मास m1 और इसका मास m2 हो, तो हम यहां पे लिखते हैं कि जो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा दैट इज इक्वल टू, अगर ये टकराने के बाद की स्थिति है तो मान ले तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। दोनों का वेग तो परिवर्तित हो जाएगा ना टकराने के बाद, लेकिन इसका द्रव्यमान वही m1 और इसका द्रव्यमान m2। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ये हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2, और ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, जहां पर एक कंडीशन थी। वो कंडीशन ये कहती थी कि भाई इन दोनों की स्थितियों में घर्षण का मान शून्य होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मतलब कि एक बात समझ में आती है कि कोई अतिरिक्त बल नहीं लगना चाहिए। इस स्थिति में चूंकि ये रोड पे चल रहे थे, दो चीजें टकराई तो इसलिए घर्षण बोल रहा हूं, बट इसका सीधा मतलब क्या, कोई अतिरिक्त बल कार्य नहीं करना चाहिए। यही दोनों जो चल रहे हैं इन्हीं की वजह से ये फोर्स लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत फॉलो होता है।
अतिरिक्त बल लग जाएगा तो नहीं होता। तो यहां पे मुझे देखने को तो मिला कि जब बॉल को फेंका था तो मास इंटू वेलोसिटी, और जब बॉल आकर के जमीन पर टकराई तब उसकी मास और वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। मतलब मोमेंटम जो कहता है, जो संवेग जो कहता है, वो तो यही कहता है भैया कि जो प्रारंभिक संवेग बराबर होना चाहिए किसके, अंतिम संवेग के। तो यहां पे प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं भाई। लेकिन एक बात समझ में आई कि ये दोनों संवेग, चाहे वो प्रारंभिक हो या फिर वो अंतिम हो, ये दोनों ही संवेग बराबर तो है, बिल्कुल सत्य। लेकिन इसके ऊपर एक बल कार्यरत है। वो बल कौन सा कार्यरत है, मैंने ये जो फोर्स लगाया ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके ऊपर एक बल कार्यरत है mg। अब बोलेंगे ये कहां से आया, तो भाई ये गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी लगा रहा, क्योंकि इस बॉल को किधर फेंका, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका था। तो जैसे ही हाइट में परिवर्तन होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगी। इसका तात्पर्य है कि ये जो mg है, मास ऑफ द बॉल, एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल है हमारा बल। तो जब ये ऊपर जा रहा है तब ये जो हमारा गुरुत्वीय बल है वो नीचे खींच रहा है इसको, और जब नीचे आने लगा तो इसमें क्या करने लगा भाई, ऐड ऑन कर दी इसकी वेलोसिटी को। इसीलिए तो जब ऊपर जा रहा था तो इस त्वरण ने मेरी वेलोसिटी को धीरे 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 कम किया, और जब नीचे आ रहा तो उसी रेट से, जिस रेट से ऊपर भेजा था उसी रेट से, मतलब g इक्वल्स टू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से मेरी बॉल जब ऊपर फेंकी थी तब उसको धीरे किया था, मतलब उसके संवेग में परिवर्तन किया था। और जब यही बॉल नीचे आने लगी तो इसी रेट से उसके संवेग को बढ़ा दिया, क्योंकि बॉल तेज होने लगी। तो भाई जिस रेट से जो कम हुआ उसी रेट से वापस उसी जगह पे आएगा, तो उसकी फाइनल जो संवेग होगी वो सेम हो जाएगी, सेम वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। इस वजह से यह संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त बल कार्य करता है, गुरुत्वीय बल। आंसर रीड करते हैं। संवेग संरक्षण नियम वियुक्त निकाय, वियुक्त निकाय का मतलब जहां कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता पर लागू होता है। एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी जगह जहां पे कोई बाहरी बल नहीं, मैंने इनकी बात करी, यहां पे कोई बाहरी बल नहीं लगा, तब यह सिस्टम में वैलिड हुआ हमारा क्या भाई, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस प्रकरण में वेग में परिवर्तन के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका यहां पे जो ऊपर गई बॉल, जिसकी वजह से ये क्या हुई, स्लो हुई, फिर वापस वो बढ़ी, तो इसके वेग में परिवर्तन का कारण कौन है भाई, तो इसमें वेग में परिवर्तन का कारण इसके बाहर से जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा था वो है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इसमें चेंजेस ला रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक वियुक्त निकाय नहीं है। ठीक, तो इस कारण से इसका उदाहरण नहीं माना जाता। आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आया भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th में कह रहे हैं, कंक्रीट के फर्श पर लुढ़कती 50 ग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद का वेग समय ग्राफ, ये वेग टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको गिवन है। ठीक है, 9.1 में दर्शाया गया है। गेंद का त्वरण निकालना है तथा फर्श द्वारा बॉल पर लगाया गया घर्षण बल परिकलित कीजिए। एक बात समझ में आती है, जैसे ही मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही क्यों ना हो जाए, कोई सी भी, आज तो चलिए यही दो हैं, कल को हो सकता है कोई भी चीज वाई एक्सिस पे आ जाए और यहां पर एक नई चीज आ जाए जो एक्स एक्सिस पे आ जाए। तो हमने ये सीखा हुआ है कि वाई एक्सिस हमेशा एक्स पर डिपेंडेंट होती है, जो भी क्वांटिटी यहां रखेंगे वो एक्स पर डिपेंड करेगी। एंड अगर इसका ग्राफ मुझे ऐसा मिल जाता है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ये वैल्यू कम होती जा रही है। एक्स के मान को मैं बढ़ा रहा हूं तो वाई का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ठीक इसके विपरीत अगर एक ग्राफ ऐसा मिल जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि अगर मैं एक्स का मान बढ़ा रहा हूं तो वाई का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां वाली जो स्थिति दिख रही है वो सेकंड दिख रही है, यहां पर ये जो मान है वो कम हो रही है। अब वाई पे कौन है, वेग, तो वेग का मान समय के साथ में कम हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा भाई, कि शुरुआत में बहुत ज्यादा वेलोसिटी है इसके पास, लेकिन वो खत्म होते होते 8वें सेकंड तक जाते जाते उसका वेग खत्म हो गया, मतलब शून्य हो गया। या आकर के यहां पे कट किया ना, ये 8 पॉइंट पे यहां पे v की वैल्यू कितनी है भाई, 0। एक्स एक्सिस पर y का मान कितना होता है, 0।
ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस पर एक्स का मान कितना होता है 0। तो ये वाला जो समय देखिए ना, ये टी कितना है 0 सेकेंड पे मुझे कितना मिल रही है 80। 0 सेकेंड पे वेग है 80 मीटर पर सेकेंड का। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब मुझे जो समझ में आया वो तो ये है कि ब्रेक लगाया है किसी ने, ये ऑब्जेक्ट जो है ये रुकने जा रही है। देखिए फर्श पर लुढ़कती हुई बॉल है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण वो रुकने जा रही है। ठीक है, जैसे हमने ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगा क्या करते हैं, घर्षण प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। तो बॉल भी यहां पे रुकने जा रही है। खैर हम यहां पे जरा कुछ गिवन डेटा को लिखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे काम करें। तो कंक्रीट के फर्श पर लुढ़कती 50 ग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद, तो मतलब द्रव्यमान जो है यहां पे, द्रव्यमान मास जो है दैट इज 50 ग्राम। अब चूंकि हमें पता है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एसआई सिस्टम में नहीं है, तो एसआई सिस्टम क्या होता है भाई केजी। तो 50 ग्राम को काम करता हूं मैं 1000 से कर दूंगा मैं विभाजित, 1000 ही होता है ना भाई, तो ये बन गया केजी, किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर करूंगा तो 0.05 केजी। ठीक है ना, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है, 2 थे 1 0 लगा दिया, 3 डिजिट के बाद आ गया 0.05 केजी, ये उसका द्रव्यमान है। क्या अब क्या बात करें भाई, तो गेंद का त्वरण, फर्श द्वारा बल पर लगाया गया बल, दो चीजें। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं क्या, गेंद का त्वरण। गेंद का त्वरण, त्वरण क्या कहता है भाई, तो कहता है अंतिम वेग। भाई त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन का दर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। तो क्या दिख रहा है भाई यहां पे क्वेश्चन में, देखिए अंतिम वेग का मतलब क्या होगा, तो t इक्वल्स टू, ये टाइम है, t इक्वल्स टू जो 0 है ये तो प्रारंभिक हो गया, अंतिम कौन है, ये है t इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे। ठीक है, ये हो गया मेरा t1, ये इसको मान लेता हूं मैं t2। तो ये जो है मेरा, ये है फाइनल वेलोसिटी v और ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी u। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे इसकी वैल्यू कहूं तो कितनी है, ये 0। आप देखिए यहां आकर के कितनी है 0। यहां पर t1 की बात करूंगा तो ये कितनी है 0, और यहां पर t2 की बात करूंगा तो ये कितना है 8। वैसे ही u की बात करूं तो ये कितना दिख रहा है भैया, 80 दिख रहा है। तो देखिए इसको मैं एक और लाइन में लिखता हूं, तो इसी को अंतिम वेग मतलब v माइनस प्रारंभिक वेग मतलब u, समय अंतराल का मतलब भाई होता है हमारा t2 माइनस t1। अब इसको रखते हैं, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 80, t2 की वैल्यू कितनी है भाई, यह है 8 माइनस 0, क्या मिला भाई माइनस 80 बटा 8, कट करके माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की जो इकाई होती है ये होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ये बराबर में ही पे लिख देता हूं, ये निकल गया मेरा त्वरण। तो पहला जो मेरे से पूछा गया था वो तो मैं निकाल चुका भाई, त्वरण मुझे मिल गया। सेकेंडरी मुझसे पूछा जा रहा है घर्षण बल कितना लग रहा है। भाई देखिए घर्षण बल लगने का मतलब क्या हो रहा है, अवमंदन हो रहा है ना, ये रुक रही है ना, ये जो त्वरण नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब क्या कह देंगे, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नेगेटिव का मतलब है कि यहां पर हो रहा है अवमंदन। अवमंदन का मतलब क्या होता है भाई, जो बॉल है वो रुकने जा रही, तो मतलब ये रुकाने के लिए घर्षण बल ही तो प्रयोग में लाया गया है। यानी मैं अगर यहां पे निकालना चाहूं घर्षण बल तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि घर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, लेकिन रुक रही है तो इसी फॉर्मूले को बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं द्रव्यमान इंटू अवमंदन, द्रव्यमान इंटू अवमंदन। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया भाई, ये अवमंदन का तात्पर्य क्या है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है वही त्वरण। कौन सा त्वरण, नेगेटिव ऑफ त्वरण। तो मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द्रव्यमान कितना भाई 0.05 केजी, और अवमंदन कितना मिला मुझे, वो मिला मुझे 10। अब साइन नहीं रखते, चिन्ह नहीं रखते, क्योंकि मुझे पता है घर्षण बल नेगेटिव है। अब चाहे तो रख भी सकते हैं, फिर फाइनली आपको वही बताना पड़ेगा कि माइनस साइन जो है ये इस बात को बता रहा है कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, मतलब बॉल जिधर लुढ़क रही थी उसके विपरीत दिशा में ये बल लगा है, यही बात माइनस चिन्ह बताता है। हमारे फिजिक्स में जहां जहां माइनस आता है वो अल्टीमेटली डायरेक्शन को बता रहा होता है, दिशा बताने के लिए आता है। नेगेटिव का मतलब तो होता ही भाई काल्पनिक है, वो काल्पनिक नंबर नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, वो रियल में लाई कर रहा है, मतलब क्या है, वो दिशा बता रहा है।
तो क्या लिखूं मैं, ये 10 से इसको गुणा करेंगे तो एक अंक और इधर भाग जाएगा, मतलब 0.5 न्यूटन, यानी 0.5 न्यूटन बल है ना, बल है मतलब कितना 0.5 न्यूटन। यानी हमारा ये भी आंसर मिल गया कि भाई जो इसके ऊपर जो घर्षण बल लगा करके रोका जा रहा था उसका मान है 0.5 न्यूटन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और है हमारा 15th क्वेश्चन ये, एम द्रव्यमान के किसी ट्रक को एफ बल द्वारा प्रचालित किया गया, यदि अब इस ट्रक पर ट्रक के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का कोई पिंड लादा जाता है तो तथा चालक बल आधा कर दिया जाता है, तो त्वरण में क्या परिवर्तन हो। देखिए भाई, जो कहना चाह रहे उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बात करूं तो मुझे एक बात पता है, बल F बराबर क्या होता है भाई, एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही होता है। हमसे त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है तो इस फॉर्मूले को त्वरण के फॉर्म में लिख लूं, तो F इक्वल्स टू चूंकि होता है एम ए, तो मैं लिख सकता हूं क्या, A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। A इक्वल्स टू क्या लिख दिया, एफ अपॉन एम। अब नया कंडीशन है, नए कंडीशन के अनुसार उस द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान लादा गया, मतलब मैं ऐसा लिखूं कि m जो है अब वो बदल के हो गया भैया 2m, मास क्या हो गया, द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान दुगना हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको m डैश लिख सकते हैं, नया द्रव्यमान जो है अब वो m डैश है, वो किसके बराबर है, जो शुरू में m द्रव्यमान था उसका दुगना, और इस पे लगाया गया बल जो है उसको आधा कर दिया जाए। मैंने त्वरण के फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि यहां पे त्वरण में परिवर्तन पूछ रहा था, तो लगाया गया बल आधा कर दिया, मतलब अब जो नया बल है वो पुराने बल का कैसा है भाई, आधा है, F अपॉन 2 लिख दिया। तो पूछ रहे हैं कि जो त्वरण में परिवर्तन होगा उसकी चर्चा कीजिए, तो भाई नया त्वरण को लिख देता हूं मैं A डैश, ये रहा A, तो इसकी जगह A डैश, A डैश इक्वल्स टू क्या मिलता है भाई, तो ये मिल जाता है F डैश अपॉन M डैश। अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन और पीछे चल दूंगा मैं, क्या भाई, वो ये कहता है कि F डैश इज इक्वल्स टू M डैश A डैश, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू जो अभी निकाला था वैसे A डैश, डैश मतलब नया वाला, F डैश अपॉन M डैश। चलिए F डैश और M डैश की वैल्यू, M डैश की वैल्यू 2m और F डैश की वैल्यू F अपॉन 2, तो F की जगह F अपॉन 2, ये F की जगह, M की जगह कितना भाई, तो 2m। अगली लाइन में लिखूं तो F अपॉन में 2 इंटू 2m, अर्थात ये कितना हो गया भाई, तो F अपॉन 4m। अब एक बात समझिए, A डैश बराबर आ गया भाई 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ F अपॉन m। अब समीकरण 1 में चलिए, समीकरण 1 में F अपॉन m, इस F अपॉन m की वैल्यू कितनी है, A, तो ये F अपॉन m की, चूंकि समीकरण 1 से क्या मिल गया, तो A डैश इज इक्वल्स टू मिल गया 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ F अपॉन m की जगह पे A, क्वाइट सिंपल। ये F अपॉन m की जगह पे, मतलब क्या बचा, नया त्वरण पुराने त्वरण का 1/4 रह गया, यही है ना, ये नया त्वरण पुराने त्वरण का 1/4 रह गया। आइए आंसर देखते हैं, F इक्वल्स टू ma का उपयोग कीजिए तो क्या मिलेगा, त्वरण का मान मूल त्वरण का 1/4 रह जाएगा, ये मूल त्वरण का 1/4 रह गया, 1 अपॉन 4 टाइम्स रह गया। ठीक, तो मिल गया भैया आंसर, बन गया, आसान है। ठीक है, चलिए तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो भाई 16th क्वेश्चन यहां रहा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो मित्र रोलर स्केटों पर एक दूसरे के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़े। रोलर स्केट का मतलब देखिए ये हुआ, ये बालक खड़ा है लेकिन इसके पैरों के नीचे यहां पे रोड पे ये खड़ा है, तो भाई एक बात समझ में आती है कि ये लुढ़क सकता है, ठीक है ना। इस पर जब बल लगाएंगे तो ये बहुत ही रिजिड तरीके से मुझे अपोज नहीं करेगा, इसके ऊपर बल लगाएंगे तो ये खिसक जाएगा आगे की तरफ, ऐसा ही होगा ना। रोलर स्केट पहनने से क्या मतलब, मैं पीछे से इसको धक्का दूंगा तो ये खिसक जाएगा पूरा। अगर मैं ऐसे नॉर्मली खड़ा हूं, ऐसे ऐसे कोई बालक अगर खड़ा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये झुकेगा भाई, इधर झुक जाएगा। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये पैर के साथ में ऐसा फिसलता हुआ जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब एक बात समझ में, रोलर स्केटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये खिसक जाएगा, पहली बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं।
एक दूसरे के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़े, मतलब एक यहां पर बालक है और एक बालक जो है वो यहां पर है, इसके भी नीचे पहिया लगा हुआ है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 5 मीटर है। ठीक, इनमें से एक 2 केजी की गेंद को दूसरी ओर फेंकता है किसी एक ने। इस दोनों पे तो रोलर लगे ही थे, तो इसने भैया क्या किया, इसने ये फेंक दिया कितना, 2 केजी के बॉल को। इस बॉल की द्रव्यमान कितना है, 2 केजी। तो 2 केजी के जब इसने बॉल फेंका, दूसरे की ओर फेंकता है, जिसे दूसरा अपने स्थान पर ही खड़े हुए लपेट लेता है। मतलब ये दूसरे ने इसको क्या किया, इस बॉल को पकड़ लिया और इसके लिए अपनी जगह से नहीं हिला, मतलब ये फिक्स हो गया, ये यहीं कहीं रहा, ये हिला नहीं है। ठीक है, इस क्रियाकलाप द्वारा दोनों मित्रों की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। भाई एक बात समझिए, जब इसने फेंका, इसने यहां पे लपक लिया, तो अब एक बात देखते हैं, जब इसने इधर की तरफ बॉल को फेंका, तो जैसे इसने बॉल को फेंका होगा, 2 केजी का बॉल था, जिस भी त्वरण से फेंका हो, मुझे तो एक बात समझ में आता है कि इसने फोर्स लगाया होगा अगर बॉल के ऊपर, तो बॉल ने भी फोर्स लगाया होगा इस बालक के ऊपर। अगर ये बॉल 2 केजी के आगे की तरफ जाएगी तो ये बॉल भी इस व्यक्ति को पीछे की तरफ धकेलेगी। तो क्या हुआ होगा, जैसे ही ये बॉल को आगे की तरफ फेंका होगा, इस बालक की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। चूंकि इसको कह दिया था ये रिजिड यहीं पे रहा, ये नहीं खिसका, तो मतलब एक बात समझ में आती है कि अब जो फाइनल दूरी होगी वो 5 मीटर से तो ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि मैं जब आगे की तरफ किसी चीज को फेंकूंगा तो जितना मैं उसको आगे फेंकूंगा उतना ही मैं पीछे की तरफ खिसकूंगा। लेकिन चूंकि mv ये किसका मान लेता हूं मैं, बॉल का, और यहां पर मैं मान लेता हूं इस बॉय का, तो y लिख लेता हूं, my vy, ये उस बालक की हो गई। भाई ये क्या है, ये संवेग। तो संवेग जो होगा वो दोनों कैसे रह जाने, बराबर रह जाने। तब एक बात समझिए, ये जितने से वो भी इतने से, तो एक बात समझ में आती है ना, बॉल जो है वो 2 केजी का था, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। अब जो बालक होगा, जो लड़का जिसने फेंका है, वो तो 2 केजी का नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये भारी होगा, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं खिसकेगा, लेकिन कुछ तो खिसकेगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक, कि जो हल्का है उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, मतलब बॉल बहुत दूर भी तय करेगा, लेकिन बालक उतनी ज्यादा दूरी नहीं तय करेगा, किंतु बल तो दोनों के ऊपर बराबर ही लगेंगे। संवेग संरक्षण के अनुसार बल दोनों के ऊपर जो लग रहे हैं वो बराबर ही लगेंगे भाई। तो आंसर करते हैं, दोनों मित्रों के बीच की दूरी में वृद्धि हो जाएगी। यही बोला कि ये जब फेंकेगा तो ये किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। आरंभ में चूंकि दोनों मित्र विराम में है, अतः दोनों का संवेग 0 है। जो अभी हमने इस संवेग की बात करी थी, इस संवेग के अनुसार समझ में आता है कि आरंभ में जब रुके हुए हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवेग संरक्षण के लिए जो भिन्न गेंद फेंकता है वह पीछे की ओर गति करेगा। जो भी व्यक्ति गेंद को फेंकेगा वो पीछे की तरफ गति करेगा। मैंने बोला इसने फेंका था तो ये पीछे की तरफ गति कर गया, क्योंकि गतिमान गेंद पर एक नेट बल आरोपित करना है। इसको, इस गतिमान गेंद को क्या करना है, आगे की तरफ फेंकना है, तो इसको तो पीछे आना ही पड़ेगा। अर्थात इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसमें वृद्धि हो गई है, दूरी डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17th क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैसे ही जल की आपूर्ति आरंभ होती है, घास के मैदान में जल का छिड़काव करने वाला यंत्र घूर्णन करने लगता है। भाई जो स्प्रिंकलर होता है उसका जो नोजल होता है वो क्या करने लगता है, वो घूमने लगता है। अब यहां पे ये कह रहे हैं घूर्णन करने लगता है, इसके कार्य करने का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। भाई क्या, क्यों घूमने लगता है, इस किस पर बेस्ड है, क्या होता है इसमें। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये स्प्रिंकलर है, इसमें से जैसे ही पानी जाना शुरू होता है, निकलना, ये अपने आप चारों तरफ घूम घूम करके पानी देना शुरू करता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से समझते हैं। इसका जो स्प्रिंकलर का जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, जहां पे से ये पाइप के ऊपर, ये इसका नोजल हो गया। थोड़ा सा अलग बनाता हूं, सी ऐसा कुछ इसका नोजल हो गया। अब इस नोजल को बिल्कुल इस फ्रीली इसको टांगा हुआ है,
यहां पे एक स्क्रू के जरिए कसा होता है, लेकिन वो फ्री होता है, वो घूम सकता है यहां पे। अब क्या होगा जरा समझेंगे। अगर मैंने नियम के अनुसार देखा, अगर ये इधर की तरफ बल लगा करके पानी को आगे धकेलेगा, तो ये पानी, ये वाटर अगर इधर जाएगा तो ये स्प्रिंकलर को भी तो पीछे की तरफ फेंकेगा ना। अगर ऐसा अरेंजमेंट है, ये आगे जा रहा है तो ये पीछे भी तो जाएगा, तो मतलब पानी जितना आगे जाएगा ये स्प्रिंकलर को क्या करेगा, उतना ही पीछे धकेलेगा। तो जब ये स्प्रिंकलर को पीछे धकेलेगा, तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि यहां पर ये बिल्कुल फ्रीली ऐसे टंगा होता है, ऐसा फ्री, ऐसा बिल्कुल फ्री। तो ये जितना आगे से झटका गया उतना ये पीछे घूम गया, पीछे घूम गया। तो इसकी अगली पोजीशन जो है मैं अलग से बनाता हूं, अगली जो पोजीशन है इसकी ये हो गई। अब इस जगह पे क्या करेगा, तो इस जगह पे फिर से वही काम। अब यहां पे फिर से इसने क्या किया, पानी इधर की तरफ छिड़का। तो जब यहां पे पानी छिड़केगा इधर की तरफ, तो मैं नेक्स्ट चेंज कर लेता हूं, इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब फिर से क्या होगा भाई, तो इस जगह पर भी ये फिर से वही काम करेगा, ये पानी इधर छिड़केगा तो इसकी लोकेशन फिर से बदल गई, इसकी लोकेशन अब कुछ इस प्रकार हो गई। अब देखिए हर एक स्टेज में क्या समझ में आ रहा है, जितनी बार ये पानी का छिड़काव, ये जितनी बार आगे की तरफ देखिए फेंक रहा, उतनी बार ये पीछे के पीछे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार जितना बल आगे लगेगा उतना ही बल पीछे भी लगेगा। तो इस स्प्रिंकलर को फ्री टांग दिया, फ्री टांगने की वजह से जितना ये आगे उतना पीछे। तो हमको इस मुसीबत से मुक्ति मिल गई कि भैया पानी, जैसा अपन क्या करते हैं, गार्डन पाइप को पकड़ते हैं और ऐसा 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 चारों तरफ पानी डालते फिरते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप स्प्रिंकलर में देते हैं तो वो अपने आप घूम घूम करके चारों तरफ पानी का छिड़काव कर देता है। तो ये तृतीय नियम के अनुसार अपने आप को बैलेंस करने के लिए करता है, जिसके कारण वो घूम गया। भाई मेरा तो काम हो रहा है ना, घूम घूम करके देखिए इसने छिड़काव कर दिया, हो गई बात खत्म। तो देखिए जल स्प्रिंकलर के घूर्णन करने का कार्य प्रणाली गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरा नियम मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही स्प्रिंकलर के चंचू मतलब नोजल जिसको कहते हैं, जहां से ये फाइनली ये जहां से पानी आउट होने वाला है उसको नोजल कहते हैं, से जल बाहर आता है, उसी क्षण परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत प्रक्रियात्मक स्प्रिंकलर नोजल पर कार्य करना आरंभ कर देती है। जैसे ही उस नोजल से पानी बाहर गया, उसी क्षण जितने फोर्स से पानी बाहर गया उतने ही फोर्स से उस नोजल को पीछे धकेला जाता है। फलस्वरूप स्प्रिंकलर घूर्णन करना आरंभ कर देती है। इसके कारण स्प्रिंकलर क्या होने लगती है, घूमने लगती है, जिसके कारण वो घूम घूम करके चारों तरफ सिंचाई करने का काम करती है। ठीक है, आसान है ये भी आंसर समझना, और ये आपने देखा भी हुआ है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है मेरे हिसाब से। आपने ये अपने आसपास में जरूर देखे होंगे इस तरीके से, गार्डन में जब पानी डाला जाता है उसमें छिड़काव किया जाता है, तो इस तरीके से यूज करते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल तथा त्वरण के बीच में संबंध उत्पन्न करना है। 10 ग्राम द्रव्यमान की 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान कोई गोली किसी रेत के बोरे से टकराकर उसमें 5 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। परिकलित कीजिए कि रेत द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल, मतलब रेत कितना बल उस पर लगा रहा है, और दूसरा गोली को विराम में आने में लगा समय। देखिए भाई, सबसे पहले बात तो क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो यहां पे गति के दूसरे नियम का उपयोग करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको बताना है बल और त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार, यहां पे मैं लिखता हूं, गति के द्वितीय नियम के अनुसार लगाया गया जो बल होता है ये समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर के। तो संवेग परिवर्तन बटा में समय। किसी भी पिंड पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए इसके ऊपर मैंने F फोर्स लगाया है, तो मेरे लगाए गए फोर्स के कारण इसमें एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस होगी। भाई पोजीशन चेंज करेगा ना, अपनी अवस्था चेंज करेगी, तो इसमें एक v वेलोसिटी आ गई और ये द्रव्यमान m था इसके। तो ये कहते हैं कि लगाया गया जो बल है F वो समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर के। तो भाई बल को लिखते हैं हम F से, F प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन, मतलब भाई संवेग का मतलब हो गया mv अपॉन में t।
चूंकि हमको ये एक बात ज्ञात है कि वेग बटा में समय जो होता है वो ये होता है त्वरण a, तो यहां पर v अपॉन टी गिवन है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू ma। भाई यहां पे जो मुझे दिख रहा है ये v अपॉन टी, इस v अपॉन टी को a पुटअप कर दिया तो F इक्वल्स टू ma मिल गया। फाइनली अगर मैं यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लूं तो F इक्वल्स टू लिखते हैं हम KMA, जहां पर K का मान अगर 1 हो जाए तो F बराबर मुझे मिलता है ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फाइनल रिजल्ट मुझे मिल गया इसके संबंध में जो हमसे पहली बारी में बात की गई थी कि गति के द्वितीय नियम का उपयोग कीजिए। गति का द्वितीय नियम, बल समानुपाती होता संवेग परिवर्तन की दर के। बल और त्वरण के बीच में संबंध, यह रहा बल और त्वरण के बीच में संबंध, ये बल और ये त्वरण, तो ये बल और त्वरण के बीच में हमने यहां पे संबंध निकाल। 10 ग्राम द्रव्यमान की, अब दूसरे की बात करते हैं। तो कुछ गिवन डेटा है, जरा इसके लिख लूं मैं। तो यहां पर मुझे दिया गया 10 ग्राम द्रव्यमान, ठीक है ना। इसकी क्या है, गोली है कुछ इस प्रकार से कि देखिए यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक बुलेट से एक गोली फायर की गई, सॉरी एक गन से एक बुलेट फायर की गई और यहां पर रेत की बोरियां ऐसे लटकाई गई। तो ये बुलेट जाकर के इसमें क्या हो गई भाई, धंस गई। धंसने के बाद कुछ दूर जाकर के रुक जाएगी। तो उसी के बारे में यहां बात की गई है कि ये जो है 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। तो गोली का जो द्रव्यमान है m जो है वो है भैया 10 ग्राम। अच्छा, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान कोई गोली, तो ये गतिमान गोली मतलब उसका प्रारंभिक वेग हो गया भाई 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों प्रारंभिक कह रहा हूं, क्योंकि यहां से ये जो गोली छूटी है ना 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड से छूटी है, लेकिन जब जाके यहां पर रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। तो कह रहे हैं भाई गतिमान कोई गोली किसी रेत के बोरे से टकराकर उसमें 5 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, उसमें टकराने के बाद 5 सेंटीमीटर तक धंस गई है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। और डिस्प्लेसमेंट कितनी, दूरी कितनी तय हुई है भाई, तो दूरी हुई है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर। भाई बल इसने लगाया होगा ना, ये रेत की बोरी ने इसके ऊपर बल लगाया होगा, जिसके कारण ये गोली जाकर के वहां पे रुकना शुरू कर गई। और कितनी दूरी के बाद जाकर रुके, 5 सेंटीमीटर, मतलब बल लगाने के बाद 5 सेंटीमीटर का विस्थापन हुआ, इसलिए लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, इसको हटाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन, रेत द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल ज्ञात करना है। तो चूंकि मुझे पता है F इक्वल्स टू होता है भैया ma, फर्स्ट क्वेश्चन हल कर रहा हूं, F इक्वल्स टू क्या होता है भाई ma। अब चूंकि यहां m तो गिवन है 10 ग्राम, a नहीं गिवन, तो इस 10 ग्राम को अगर मैं केजी में परिवर्तित करूं तो 10 बट्टा में 1000 केजी, भाई वो ग्राम में तो चलेगा नहीं ना। और सिमिलरली अगर यहां पे मैं सेंटीमीटर में गिवन है, ये जो गिवन है ये किसमें भाई, ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको भी अगर मैं चाहूं तो यहां पर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5/100, ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेता हूं सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए भाई, अब मेरे पास वैल्यूज मिल चुकी है, अब मैं इसमें काम करना शुरू कर सकता हूं। तो मुझे F इक्वल्स टू ma में a चाहिए, ए अगर मिल गया तो मेरा फोर्स निकल जाएगा। कौन सा फोर्स भाई, जो रेत लगाएगा उस गोली के ऊपर जिसके कारण वो गोली रुक जाए। तो ए तो गिवन नहीं है, लेकिन ए निकालने के लिए मेरे पास कुछ डेटा गिवन है। क्या यू गिवन है, वी गिवन है, एस गिवन है। तो क्या कोई ऐसी फॉर्म हमें याद आ रहा है भाई, तो हमें एक फॉर्म याद आ रहा है गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण कहता है भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब एक बात समझिए, v स्क्वायर की वैल्यू तो भैया हो गई 0, माइनस यू स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो u की वैल्यू कितनी चल रही है भाई 10 टू द पावर 3। तो यू स्क्वायर की जगह पे मैं लिख लेता हूं क्या, 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस की वैल्यू कितनी भाई, एस की वैल्यू है 5/100, ठीक है, 5/100। अब जब इसको मैं हल करूंगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह ऐसे ही रह जाएगा भाई, लेकिन यहां पर 10 की पावर 3 की पावर 2,
ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है ना, 3 दूना 6, ऊपर होता है गुणा हो जाता है, तो 10 की पावर 6 हो गई। तिर्यक गुणा करेंगे यहां पे, तो नीचे से ये एक बैठा हुआ है 100, ये आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा कौन भाई, तो ये 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 बराबर हो गया ये a। अब मैं और फर्दर वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यहां से मुझे a का मान मिल गया भाई कितना, -10 की पावर, ये देखिए 5 दूनी हो जाएगा कितना 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, मैं लिख ही लेता हूं पूरा, कंफ्यूजन नहीं भाई, नीचे 10, 1 0 से 0 कैंसिल, a इक्वल्स टू आ गया -10 टू द पावर 6 और 1 0 और 7, ये मेरा निकल के आ गया भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। जब मुझे त्वरण मिल गया तो मेरा जो गिवन था भाई F इक्वल्स टू ma, इसमें रख करके मैं बल का मान कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए चूंकि F इक्वल्स टू होता है ma, m का मान गिवन था 10/1000, क्यों भैया, क्योंकि वो ग्राम में था, मैंने किलो में चेंज किया था, इनटू a का जो मान आया है, अब देखिएगा ये माइनस में क्यों आ रहा है भाई, तो ये माइनस में आने का मतलब है कि ये है हमारा अवमंदन। अब कहेंगे ये अवमंदन आपको कैसे पता लगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर क्या गिवन है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब उस बोरे ने, जो रेत की बोरी है, उसने क्या किया होगा, जो बुलेट उसको जा रही होगी उसको रोक रहा होगा, ठीक है ना, रोक रहा है, इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी 0 होने जा रही है। तो इस कंडीशन में जब कोई चीज रुक रही होती है तो उसी त्वरण को हम अवमंदन कहते हैं, माइनस आ जाता है, और त्वरण मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो a की जगह पे क्या लिख लूं, मैं सिंपली लिख लेता हूं 10 टू द पावर 7, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया भाई 10 टू द पावर 7, और ये नीचे 3 0, 1 0 से ये वाला 1 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई 10 की पावर 7 अपॉन नीचे में 10 की पावर 2, जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 7 माइनस 2 दैट इज 10 की पावर 5, यानी जो बल लगाया उसने वो 10 की पावर 5 न्यूटन का बल लगाया है। किसने भाई, रेत के बोरे ने बुलेट के ऊपर। मिल गया आंसर में, ठीक, सिंपल था भाई। आगे बढ़ जाएगा थोड़ा, सेकंड में बात करें, गोली को विराम में आने में लगा समय कितना है, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा जा रहा है टाइम ज्ञात कीजिए। तो टाइम ज्ञात करने के लिए तो फिर से मुझे भाई गति के समीकरण को याद करना पड़ेगा, तो मैं जरा लिखता हूं गति के प्रथम समीकरण से। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि जो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है ये फर्स्ट इक्वेशन में ही आता है, और मेरे पास लगभग सारी वैल्यूज गिवन है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन कहता है भाई v इक्वल्स टू u प्लस at। अब आप कहेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी तो निकाल सकते थे, तो भैया बिल्कुल निकाल सकते थे, मतलब मैंने गति का पहला लिखा, आप दूसरा भी लिख सकते थे, किंतु थोड़ी लंबी इक्वेशन है ये, थोड़ी छोटी इक्वेशन है, सिंपल, जो छोटा है उसमें निकाल लेते हैं। अच्छा थर्ड में रखूं क्या, तो थर्ड में टाइम आता ही नहीं है, निकालूंगा कैसे, तो फर्स्ट सेकंड दो ही ऑप्शन थे। तो v की वैल्यू जब आपको यहां पता चला गोली को विराम में आने में, मतलब फाइनली वो जाके क्या हो रही, गोली रुक रही है, मतलब v की वैल्यू कितनी है 0, और u की तो आपको वैल्यू पता ही है भाई 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड से चल के जा रही है, तो 10 टू द पावर 3 प्लस, अब देखिए अब हमारे पास a की वैल्यू आके रखी हुई है, a की वैल्यू कितनी है भाई 10 टू द पावर 7, ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को 10 टू द पावर 7 इनटू टाइम को लिख लिया मैंने t, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये चाहे तो यहां पे पूरा माइनस ही लगा दूं मैं तो, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 7 जो था ये नेगेटिव था ना, अवमंदन था, तो ये प्लस ए ना होकर के माइनस ए हो गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब क्या करूं मैं, तो यहां से मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये -10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू -10 की पावर 7 इंटू टी। अगर मैं t की अकेली वैल्यू लिखूं तो ये माइनस है माइनस तो कंपनसेट हो गया, 10 की पावर 3 ज्यादा बड़ा हो गया, 10 की पावर 3 बटा में 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 3 बटा 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा, मैं पावर सॉल्व करना भी सिखाई दे रहा हूं भाई, तो ये -7 और प्लस का 3 मतलब क्या 10 की पावर -4 सेकंड। कितना टाइम लग गया, 10 की पावर -4 सेकंड। अच्छा 10 की पावर -4 सेकंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है 1 बटा 1 2 3 4, 1 बटा 1 के ऊपर 4 जीरो,
1/10,000 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10,000वां हिस्सा जो होगा उतनी देर में बुलेट 5 सेंटीमीटर तक धंस जाएगी। अब भाई बुलेट है और चलना भी मात्र 5 सेकेंड है, तो कितना, क्या घंटे 2 घंटे तो टाइम चाहिए नहीं, मतलब इतने क्विक में कितना, ये 1 सेकेंड का बेसिकली 10,000वां हिस्से में वो 5 सेकेंड तक गोली जो है वो प्रतिच्छेदित कर देगी, भेज देगी। ठीक है भाई, आसान है, बहुत ही आसान है। और यहां पे हमको शुरुआत में वो फॉर्मूला भी डिराइव करवा दिए, तो ये और इजी बन गई। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने कमेंट किया था कि जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे तो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, एक से ज्यादा फॉर्मूले लगेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट सेकंड लॉ की बात कर ली, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन भी यूज हुआ, फर्स्ट इक्वेशन भी यूज हुआ, मैंने एक्सीलरेशन निकाला, इसके बाद ले जाकर के उसमें पुटअप किया। अब से पहले एक्सीलरेशन गिवन रहता था, डायरेक्ट यूज कर लेते थे, तो लॉन्ग टाइप आंसर में थोड़ा सा ये वेरिएशन आता है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि गति के द्वितीय नियम का उपयोग करके बल का मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, मैक्सिममली मैं एक और छोटी सी बात बताऊं, ये थोड़े से लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं, तो जब कभी हम बोर्ड्स की बात करते हैं ना, स्कूल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक बड़ा क्वेश्चन अकेला नहीं आता। लाइक अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो वो 2+3 में डिवाइडेड आता है। 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स के होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का रहता है। जैसे देखिए ना, गति के द्वितीय नियम का उपयोग करके बल का मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। पिछले में क्या था भाई, फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन निकालिए, तो वो 2 नंबर का काम हो गया, और बचा हुआ 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल पकड़ा दिया। 3 नंबर को भी अकेला 3 नहीं रखा, 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे वहां पे। वैसे ही देखते हैं, बल का मात्रक निकालना है। आगे कह रहे कि 5 न्यूटन का कोई बल द्रव्यमान m1 पर कार्य करके उसे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, और सेम बल द्रव्यमान m2 पर कार्य करके उसमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। तो अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ अटैच कर दें तब यह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो सबसे फर्स्ट तो हम बात करते हैं अपने पुराने क्वेश्चन की, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के इसके अंदर जो ऊपर गिवन है कि गति के द्वितीय नियम का उपयोग करके बल का मात्रक भी उत्पन्न कीजिए। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर मतलब बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा में समय। अब अगर मैं इसको लिखूं तो F इक्वल्स टू क्या है भाई, तो ये है mv/t। अब चूंकि ये, इसको चाहे तो और भी एक लाइन लिख सकता हूं, F इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ma। अब ये है क्या भाई, तो यहां पर देखिए मास किस में मेजर होता है, केजी में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अपॉन एक नीचे सेकेंड और है तो अपॉन सेकेंड, अर्थात ये क्या बन गया भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड और ये सेकेंड। अब यहीं पर अगर 1 kg 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो इसी चीज को हम कह लेते हैं 1 न्यूटन। क्या कहते हैं इसको हम कह लेते हैं 1 न्यूटन। यही है हमारा क्या भाई, ये हमारी व्युत्पन्न हो गई क्या, जो हमसे पूछा गया था कि मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हो गया बल का मात्रक। ये क्या है भाई, ये हो गया मेरा बल का मात्रक। कितना है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक है भाई न्यूटन। कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड का। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे 5 न्यूटन, मतलब जो गिवन है उसको लिखते हैं। अगर F गिवन है यहां पे 5 न्यूटन, कोई बल द्रव्यमान m1 पर, मतलब m1 मुझे नहीं पता, मतलब एक द्रव्यमान m1 है, कार्य करके उसमें 8 मीटर, तो मैं m1 निकालना पड़ेगा भाई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन 1 जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तथा द्रव्यमान m2 पर, तो एक और द्रव्यमान आएगा m2 जो कि गिवन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन मार्क बनाता हूं। इसमें a2 कितना कर दिया भाई, तो इसमें कर दिया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये पूछ रहे हैं कि जब इन दोनों द्रव्यमानों को मतलब m1 प्लस m2 कर दूं, ठीक है, m1 प्लस m2 कर दूं, तब इनके द्वारा उत्पन्न जो त्वरण होगा वो कितना होगा, ये हमारा सवाल है। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कि m1 m2 निकालूं, बल मुझे पता ही है तो वहां से मुझे त्वरण निकल जाएगा।
क्या करूंगा, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए F बराबर होता है भाई क्या हमारा m इंटू ए, ठीक है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, अगर m इक्वल्स टू F अपॉन ए, F अपॉन ए, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं m1 तो इसको लिख दूंगा a1, क्योंकि बल का मान तो सेम है, तो द्रव्यमान 1 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 1 का हो गया। रखिए वैल्यू, तो वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू यहां से कह रही है कि भैया m1 इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन है, A इक्वल्स टू A1 बेसिकली कितना है भाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5/8 आ गया। इसी प्रकार मैं किसको निकाल सकता हूं भाई, तो इसी प्रकार मैं निकालता हूं m2, तो m2 क्या हो जाएगा F अपॉन A2, तो m2 इज इक्वल्स टू F तो वही 5 न्यूटन का है, लेकिन A2 कितना है भाई, ये 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5/24 ये मुझे निकल गए दोनों। अब कह रहे दोनों को जोड़ दें, ये कहना ना क्वेश्चन को, दोनों को बांधे, तो दोनों द्रव्यमानों को बांधने पर, दोनों द्रव्यमानों को बांधने पर, अगर इन दोनों द्रव्यमानों को मैं बांध देता हूं तो मुझे पता है जो फाइनल मास मिलना है वो क्या हो जाएगा भाई m1 प्लस m2। आइए चलिए करें, m1 कितना है 5/8, तो ये हो गया मेरा 5/8, प्लस m2 कितना है भाई 5/24, तो ये हो गया मेरा 5/24। अब अगर एलसीएम लूं तो 24 का एलसीएम, 8 से 3 बार में 24 कट जाएगा, तो 5 दिया 15, प्लस 24 से 24 कैंसिल, तो ऊपर से कितना आएगा 5, मतलब 20/24। अगर इसको अभी मैं काट देता हूं 4 से, है ना, 4 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा भाई, ये 5/6, ये 5 बार में और ये 6 बार में, 5/6 आंसर आ गया किसका भाई, m का, टोटल मास 5/6। नाउ हमसे सवाल में ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बांध दे तो दोनों द्वारा त्वरण कितना उत्पन्न किया जाएगा। तो फिर से भाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू होता है हमारा ma, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई F अपॉन में m, बल बटा में द्रव्यमान, बल कितना है वही 5 न्यूटन, और द्रव्यमान कितना निकला दोनों को जोड़ने में 5/6। अगली लाइन में लिखो तो 5/5 गुणे ऊपर चला गया 6, ये खत्म। A इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो वही 5 न्यूटन का बल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्या किया था अपन ने, पहले तो हमने इंडिविजुअली निकाल लिया दोनों के मासेस को, ऐड कर दिया और फिर हमने उसी फोर्स के जरिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। आसान है ये भी, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, दीर्घोत्तरीय का, जहां पर कह रहे हैं कि संवेग क्या है। भाई इतनी देर से तो पढ़ते हुए आ ही रहे हैं संवेग क्या है, संवेग क्या है, बहुत सारे अप्लाई कर लिया, अब तो ये बहुत आसान हो गया ना। मैंने आपको बोला था ना कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर पे, क्योंकि लगभग सब कुछ डील करते हुए ही आ रहे हैं। तो संवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, संवेग के पदों में बल की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित का ग्राफीय निरूपण कीजिए। देखिए संवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक, और इसको बल के रूप में डिस्कस करना, ये सब कुछ करते आ रहे। संवेग का मतलब अब आपको इन जनरल में सिखाता हूं। तो संवेग जो होता है ये होता ही है भाई हमारा क्या, द्रव्यमान इंटू वेग। इसको आप महसूस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक बस और एक साइकिलिस्ट, दोनों, एक ब्रेकर है यहां पे, दोनों को रुकना है। यहां पे एक चल के आ रही है भैया बस, और यहां से एक व्यक्ति है जो साइकिल चलाते हुए आ रहा है। इन दोनों को क्या करना भाई, तो इन दोनों को ही यहां पे रुकना। अब इन दोनों को यहां पे रुकना है और ये साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो यहां रुकने के लिए, इस व्यक्ति को यहां पर रुकने के लिए दोनों द्वारा क्या किया जाएगा भाई, ब्रेक अप्लाई, इसने भी और इसने भी। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा ये भी रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा। हो क्या रहा है जरा एक बात समझेंगे, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, मैं इसको कैपिटल M लिखता हूं,
और इसका द्रव्यमान जो है वो कम होगा। तो इसको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो मिलेगा, जो इसके वेलोसिटी, जो इसको फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, उसमें हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ी वेलोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी भी हो, मतलब तेज बस भी आ रहे हो ना तो आसानी से रुक जाएगी। लेकिन वही साइकिलिस्ट अगर इसी वेलोसिटी से आ गया तो भैया उसका गिरना तय है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि मोमेंटम जो वो हैवीनेस फील कर रहा है उसी को कहते हैं। कौन सी हैवीनेस भाई? तो ये हैवीनेस ऐसी कि भाई अगर इसका द्रव्यमान कम है और वेलोसिटी, मान लीजिए ये भी 40 की स्पीड में आ रहा है और ये भी 40 की स्पीड में, अब क्या करना है, इसका एमवी को जीरो करना है, इसके भी एमवी को जीरो करना है। अब दोनों का एमवी जीरो है, वी का मान मैंने यहां पर भी 40 कह दिया और यहां पर भी मैंने वी का मान 40 कह दिया है, तो एम का मान तो कोई क्विंटल्स में होगी ना। जैसे मान सकते हैं मैं कह दे रहा हूं इसको भाई 500 किलो, ठीक है, ऐसे जनरल कार समझ लेते हैं बस की जगह, तो 500 किलो, ठीक है। साइकिल कितने की होगी? साइकिल सहित हम टोटली भी बात करें ना तो मुश्किल से 80 किलो के, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा वैल्यू को नीचे करके जीरो लेकर के आना है, और यहां पे ये 500 वैल्यू है, इसको तो 40 वाले को वैल्यू को जीरो करना, मतलब इसको जर्क कम महसूस होगा, इजीली वो रुक जाएगा। यही जो टर्म है इसी को हम कहते हैं भैया क्या, संवेग, ठीक है। जो हैवीनेस आप फील करते हैं उसी को कहते हैं भैया संवेग। संवेग का मतलब है द्रव्यमान इंटू वेग। और बल के टर्म्स में अगर बात करें तो किसी भी वस्तु के ऊपर जो बल लगाया जाता है वो उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ठीक है। यहां पे क्या है ना, बल के रूप में व्याख्या कीजिए तो बल बराबर होता है समानुपाती, बेसिकली जो अभी जस्ट हमने किया भी अभी पिछले क्वेश्चन में भी, संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन बटा में समय। अब ठीक है भाई, संवेग परिवर्तन की दर बटा में समय आ गया, तो मैं यहां से F प्रोपोर्शनल टू लिख सकता हूं mv अपॉन में t। यह है दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अब चाहे तो इसमें कांस्टेंट k इक्वल्स टू लगा करके k mv अपॉन t लिख सकते हैं। k की वैल्यू अगर 1 कर दें तो यही F इज इक्वल्स टू हो जाता है भाई mv अपॉन में t। मतलब लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है भाई। यहां से हमको समझ में आ रहा है कि जो संवेग होता है वो किसी भी पिंड का द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर किसी भारी बाइक से अगर चलते हुए गिरेंगे तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन वही एक हल्की बाइक से गिरे उसी वेलोसिटी से चलते हुए तो ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि देखिए द्रव्यमान ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगा, ऐसा समझ के चल सकते हैं। मान लीजिए मैं इधर लिख रहा हूं m1v1, इधर लिखता हूं मैं m2v2। ऐसे एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसमें कवर किए। मैं अगर यहां पे लिखता हूं 10x2, या फिर एक काम करिए इसको 5 के टर्म्स में बना दो। इसका द्रव्यमान 5 है, वेलोसिटी 2 है, लेकिन यहां पे अगर द्रव्यमान 2 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5। भारी गाड़ी थी, अगर मान लीजिए उससे गिर रहे हैं, गिरना तो है नहीं वैसे, है ना भाई, ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं, बट स्टिल समझने के लिए अगर यहां पे हम कह रहे हैं कि भाई वो भारी है गाड़ी, तो इसका जो वेग होगा क्या होगा? 2। मतलब एक चीज समझिए, गिरने के बाद जो स्किट करेगी बाइक वो कितने की वेलोसिटी से करेगी? 2 की वेलोसिटी से। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सेफ बचेंगे। लेकिन वही अगर हल्की हुई, जो मैंने अभी साइकिल का जैसा एग्जाम्पल लिया था, भाई वो कितने की? 2 kg। 2 एक वैल्यू है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 ना, क्योंकि मोमेंटम तो हमेशा कैसा होता है भाई? सेम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि संवेग पूर्व में और पश्चात में सेम रहेगी, तो संवेग तो सेम रहना। लेकिन एक बात समझिए, अगर हल्की बाइक थी तो भाई उसकी वेलोसिटी ही तो उस संवेग को बराबर करने जाएगी ना, तो मतलब दूर तक घिसते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फंडा है इसके पीछे। अब जरा हम बात कर लेते हैं, तो भाई किसी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो गया भाई द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान इंटू वेग तो हो गया, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है भाई? kg, और वेग होता है मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया बल और संवेग के बीच में रिलेशन कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है भाई? समय से तुलना करके हम उसका रेट निकाल रहे हैं, तो संवेग परिवर्तन बटा में समय, इसीलिए लिखते हैं भाई। तो अर्थात यहां से हमें समझ में आ गया कि बल और इसके बीच में रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन 2 और है इसका साथ।
क क्वेश्चन कर रहा है वेग तथा संवेग में परिवर्तन जबकि द्रव्यमान नियत है। तो एक बात समझिए, यहां से अगर मैं इसको चेंज करूं इसी फॉर्म को, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल्स टू ma। कहेंगे कैसे भाई? तो V अपॉन टी होता है एक्सीलरेशन, वेग बटा जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं हम त्वरण। तो ma की जगह अब मैं यहां पे लिखूं ग्राफ बनाने के लिए, तो F इज इक्वल्स टू है मेरे पास ma। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं वो पहले क्वेश्चन में द्रव्यमान को नियत है ना, हटा दीजिए, F प्रोपोर्शनल टू a। F प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया? a मिल गया। या फिर अगर इसी टर्म में हम बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं भाई? m कांस्टेंट और टाइम को भी कांस्टेंट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? v अपॉन टी, टाइम कांस्टेंट हो गया तो F प्रोपोर्शनल टू v। समानुपाती है ना, ये बल देखिए ऊपर ही ऊपर देखिए, तो बल जो है ये वेग के समानुपाती है। तो संवेग में और वेग में अगर मैं बनाऊं, ये किसके बराबर चल रहे हैं भाई? तो अगर इसको संवेग के टर्म्स में लिखूं, मैं इसको हटाता हूं, मैं इसको संवेग के टर्म में लिख के बताता हूं आपको। संवेग के टर्म में लिखे तो P इक्वल्स टू होता है भाई mv। तो P इक्वल्स टू mv का मतलब क्या? P प्रोपोर्शनल टू v, जहां पर m कैसा है भाई? m है मेरा कांस्टेंट। तो y एक्सिस पे रख दिया मैंने P को, x एक्सिस पे कौन? v को। तो अगर x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ग्राफ देखेंगे, m चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा चलता है भाई? ये एक स्ट्रेट लाइन। मतलब एक बात समझिए, अगर वेग बढ़ाएंगे तो इसमें संवेग भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वेग अगर बढ़ेगी तो संवेग भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ द्रव्यमान की वैल्यू अगर ऐसी बढ़ती चली गई तो ये दोनों वैल्यूज भी बढ़ेंगे। मतलब लीनियरली ये सब क्या हो रहा है भाई? ये सभी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करें, नेक्स्ट की बात करते हैं कि द्रव्यमान के साथ संवेग में परिवर्तन जबकि वेग नियत हो जाए। अब वेग नियत करना है, मैं इधर इसको भी हटा लेता हूं। जब वेग नियत करना होता है, जो नियत करना है, जो कांस्टेंट करना है, उसको हटा के प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाइए, v को कांस्टेंट कीजिए। P इक्वल्स टू क्या है भाई? mv। v को करना है कांस्टेंट, v जो है ये हो गया मेरा नियत। तो भैया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, समानुपातिक है ना। अब m जो है, ये हमेशा एक बात को समझेंगे, और ये एक्चुअली एक ग्राफ होती है लाइन की, उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। यहां पे देखिए y की जगह पर p है, मतलब y में क्या रख दिया भाई? संवेग। p मतलब संवेग। x में क्या था भाई? v। तो देखिए x में क्या रखा था? v। और m जो है इसकी ढाल है। इस m को मास नहीं समझेंगे, इस m को हम कहते हैं ढाल। तो इसका जो ढाल बता रहा है वो किसको बता रहा है? यहां पे बता रहा है द्रव्यमान को। वैसे ही अगर अगले में मैं लिखूं p इक्वल्स टू mv, यहां पर चीजें बदल गई। क्या हो गया भाई? P इक्वल्स टू Vm लिखना पड़ेगा, इससे अगर रिलेट करना हो तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू mx। अब यहां पे आप अगर रिलेट करें तो देखिए m जो है वो क्या है भाई? वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x अक्ष को। ये जो बाद में आती है टर्म ना, वो x अक्ष को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो पहली वाली टर्म आती है वो y अक्ष को। y अक्ष पे किसको रखूंगा? संवेग को। देखिए संवेग रखा। x अक्ष पे किसको रखूंगा भाई? यहां पे रखूंगा मैं मास को, द्रव्यमान को। देखिए kg को रखा। तो ये जो दिख रहा है ये समानुपातिक चिन्ह, ये कैसा समझ में आ रहा है भाई? कि v जो होने वाला वो कांस्टेंट रहने वाला, लीनियरली ये चलेगा, ये कांस्टेंट चला, यहां पर ये v है और यहां पर यही लाइन m है। ठीक, क्यों? क्योंकि समानुपातिक चलते। अगर ये समानुपाती नहीं चलता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता, तो नीचे की तरफ बनता। एक क्वेश्चन हमारे पास अभी आया था इसके पहले में, जहां पर हमने त्वरण अवमंदन निकाला था उस ग्राफ में, तो वहां पे नेगेटिव किया था। ये दोनों कैसे चल रहे हैं? पॉजिटिव, इसलिए दोनों का ग्राफ लीनियरली इंक्रीजिंग दिख रही है। सिंपल है भाई। चलिए हटाता हूं मैं इसको। इस प्रकार से हम अपने कुल क्वेश्चंस, जो 20 क्वेश्चंस थे हमारे सामने, उन सभी को देख लिया, सभी को हल कर लिया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में भी आया है। अब आप पूरे कॉन्फिडेंट है भाई किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।